हाय एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी हमारी सीडीपी की सीरीज़ चल रही है, जिस सीरीज़ में हम 34 क्लासेस कर चुके हैं और आज हमारी क्लास नंबर 35 है। और हर क्लास की तरह इस क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए चलेंगे। और फ्रेंड्स, इससे पहले की जितनी भी क्लासेस हैं उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप सारी क्लासेस को एक साथ देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, अगर वो सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा मतलब होती है प्रोग्रेसिव क्लासरूम। ठीक है, उसमें क्या होता है ये आपको चूज करना है। पहला है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, जी नहीं। देखिए, प्रोग्रेसिव क्लासरूम ऐसी क्लासरूम होती है जहाँ पर बच्चों की भागीदारी ज़्यादा होती है। ठीक है, टीचर की भी होगी, स्टूडेंट की भी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट की बहुत ही कम भागीदारी होगी, नहीं। प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट दोनों की भागीदारी होती है और दोनों के बीच में इंटरेक्शन के थ्रू जो है बच्चों को पढ़ाया जाता है। यानी कि बच्चों को जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं वो टीचर से पूछ सकते हैं। तो इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। नेक्स्ट है, बच्चे पाठ्यपुस्तक में दिए गए तथ्य को याद करते हैं। देखिए, याद करना नेगेटिव चीज़ है, मैंने आपको बहुत बार बताया भी है। याद करना आपका कभी भी सही नहीं होता। याद करना मतलब होता है रटना किसी चीज़ को। आप मेमोराइज कर रहे हैं, बार बार रट रहे हैं, तो वो चीज़ आपको कुछ टाइम के लिए याद रहेगी, उसके बाद आप भूल जाएंगे। इसलिए याद करने से ज़्यादा बेटर होता है चीज़ों को समझना। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। और चौथा है, बच्चों का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट के ज़रिए ही किया जाता है। अब ये ही का मतलब है कि इसमें कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पेपर और पेंसिल टेस्ट के थ्रू ही आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बच्चे का मूल्यांकन पेपर पेंसिल टेस्ट से तो होता ही है, उसके साथ साथ अनेक और अदर मेथड होती है मूल्यांकन करने की। जैसे आप ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा दीजिए, आप कोई कंपटीशन रखवा दीजिए क्लास में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ग्रुप में ही कोई कंपटीशन रख दिया, कुछ भी एक टॉपिक उठा करके दे दिया दोनों ग्रुप्स को, ठीक है, ऐसे मूल्यांकन कर सकते हैं। या फिर आप कोई एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, वहाँ पर भी मूल्यांकन होता है। बट इस ऑप्शन में क्या कह रहा है कि सिर्फ पेपर पेंसिल के ज़रिए ही आप बच्चे का मूल्यांकन करेंगे, तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा। ठीक है, तो बचा हमारा एक ऑप्शन, कौन सा, ऑप्शन थर्ड, बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। जी हाँ, व्यक्तिगत मतलब होता है कि बच्चा इंडिविजुअली काम करेगा, मतलब अकेला चीज़ों को कर सकता है, और साथ में बच्चों के ग्रुप बना करके उस तरीके से भी बच्चे काम को करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें होती है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में, यानी कि जो हमारी प्रगतिशील कक्षाएं होती हैं, जहाँ पर बच्चे इंडिविजुअली भी काम करेंगे और ग्रुप में भी उनको वर्क दिया जाता है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश केवल एक प्रत्यय ही नहीं अपितु इसे देखा, जांचा और व्यवहारात्मकता में मापा जा सकता है। अब आप किस चीज़ को माप सकते हैं वो आप यहाँ पर आपसे पूछा है। ठीक है, पहला है वृद्धि, दूसरा है विकास, तीसरा है शरीर और चौथा है शिक्षण। तो इनमें से आप माप सकते हैं कह रहा है। ठीक है, तो देखिए, शिक्षण को आप माप सकते हैं, नहीं, शरीर को नहीं। इसमें मापने वाली जो चीज़ है ना वो वृद्धि है, ग्रोथ है। मैंने जब आपको थ्योरी वाली क्लासेस भी करवाई थी, वहाँ पर मैंने आपको ये समझाया भी था ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ क्या होती है ना, वृद्धि, जिसे आप माप सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी की हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ये चीज़ें आप मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। लेकिन आप विकास को नहीं माप सकते, क्योंकि विकास के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वृद्धि जो है ना, विकास का एक हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। विकास एक ब्रॉड टर्म है और वृद्धि उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है। तो आप वृद्धि को तो माप सकते हैं, जो कि विकास के अंदर ही आता है, लेकिन ये जो ब्रॉड टर्म है विकास यानी कि डेवलपमेंट, इसे आप माप नहीं सकते हैं। अब डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, एक तो आपका वृद्धि हो गया, साथ ही साथ आपके सारे प्रकार के डेवलपमेंट, जैसे आपका शारीरिक विकास हो गया यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट, आपका संज्ञानात्मक विकास हो गया यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपका चारित्रिक विकास हो गया, बिहेवियरल डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, नैतिक विकास।
तो जितने भी विकास होते हैं वो सभी इसी के अंदर आते हैं। तो आप कभी भी इन चीज़ों को नहीं माप सकते। क्या आप किसी के संज्ञानात्मक विकास को माप सकते हैं कि उसका कितना किलो इमोशन है इसके अंदर, या फिर कितना % इसके अंदर इमोशन है? आप नहीं माप सकते, है ना। उनको मापने की ऐसी कोई टेक्निक एग्जैक्ट नहीं होती हैं। तो इसीलिए मापने वाली जो चीज़ें आपकी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? अब आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनके अनुसार आकलन के कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला है, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना, ये बिल्कुल भी आकलन का उद्देश्य नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य ये कभी भी नहीं है कि आप बच्चों के मन में डर पैदा करो या फिर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, तनाव दे रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी इसका उद्देश्य नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन हो जाता है हमारा एलिमिनेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना, ये तो ठीक है। नेक्स्ट है, अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, ये भी ठीक है। कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, एब्सोल्युटली। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों ही ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ। देखिए, अध्यापक अधिगम क्रियाओं को आप दोहराएंगे, जी हाँ, और विकास और अधिगम को आप अनुकूलित करेंगे, बिल्कुल। और कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर भी स्टूडेंट्स को आप समर्थन देंगे, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हम कहेंगे इसमें सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती है। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बच्चे जो होते हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, तीव्र बुद्धि वाले जो होते हैं, इन्हें चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं। अगर आप इन्हें कुछ नॉर्मल चीज़ें पढ़ने को देंगे ना, तो इन्हें लगेगा ही नहीं कि हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं। वो बहुत ही नॉर्मल छोटी सी चीज़ हो जाएगी उनके लिए। तो ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, ये पूछा है। पहला है, उनसे कह देंगे कि वे अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आएँ अथवा ना आएँ। तो ये तो सही नहीं है, फिर तो स्कूल का जो डिसिप्लिन है वो ख़राब हो जाएगा। ऐसे तो बच्चे कभी आएंगे ही नहीं क्लास में, उनका मन नहीं करेगा। तो नेक्स्ट है, प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। जी नहीं, उन्हें नेक्स्ट क्लास में नहीं पढ़ाना है, बल्कि क्या करना है, उनको कुछ एक्स्ट्रा काम देना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि कुछ बहुत हार्ड काम दे दिया, ऐसा काम दो जो एजुकेशन से रिलेटेड ही हो और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगे बच्चे का, क्योंकि वो तीव्र बुद्धि वाला है, वो उसको सॉल्व कर लेगा। जो कि थर्ड ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से थोड़ा सा मुश्किल होंगे। बस ये काम आपको करना है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए, लास्ट ऑप्शन में क्या दिया है कि उनसे कह देंगे वे अपना अधिकांश समय लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में बिताएं। तो ऐसा नहीं करना है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप देने पर अधिक जोर दिया जाता है, क्यों? ये जो आपकी इंटर्नशिप होती है ना, ये क्यों होती है, इसको क्यों फोर्स किया जाता है, ये पूछा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है, यह नव शिक्षकों को योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अनुभवी और श्रेष्ठ शिक्षकों को नए शिक्षकों को निर्देशन प्रदान करने के अवसर प्राप्त करना, शिक्षकों को श्रेष्ठता के आधार पर चयन करने के अवसर, शिक्षण व्यवसाय में दुर्बल शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर देना। ऐसा नहीं है। देखिए, जो इंटर्नशिप होता है वहाँ पर क्या होता है, नए नए टीचर्स होते हैं, वो जब इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो उनको जो है योग्य और अनुभवी शिक्षकों के संरक्षण में कार्य करने का मौका मिलता है। ठीक है, जो योग्य शिक्षक हैं यानी कि जो अनुभवी हैं, काफ़ी टाइम से वो टीचर हैं, वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके अंडर जो हैं जो नए बनने वाले टीचर हैं उनको जो है मार्गदर्शन मिलता है। ठीक है, उनको एक अवसर प्रदान होता है कि उनके सामने हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और फिर वो आपको फीडबैक भी देते हैं। तो यही होता है इंटर्नशिप। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन है, अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। ठीक है, पहला ये है। दूसरा है, बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, न कि चक्रीय तरीके से। अब देखिए यहाँ पर
ये यहाँ पर फ्रेंड्स गलत हो जाएगा हमारा तर्क, क्योंकि बच्चे कभी भी रेखीय तरीके से सीखते हैं ये आप नहीं कह सकते। रेखीय तरीका मतलब होता है एक ही तरीके से वो सीखते जा रहे हैं, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। बल्कि जो सीखना होता है ना वो हमारा क्या होता है, चक्रीय होता है, स्पाइरल होता है। कभी हम एक मेथड से चीज़ों को पढ़ते हैं, कभी दूसरी मेथड से पढ़ सकते हैं, है ना। तो चक्रीय नहीं होता है। तो तर्क हमारा गलत है। और अभिकथन देखते हैं, अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। जो लर्निंग की प्रोसेस होती है ना, वहाँ पर जो बच्चे के अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं और उनके द्वारा जो देखी गई चीज़ें होती हैं उनके बीच में संबंध स्थापित करना लर्निंग के अंदर आता है। तो हम कहेंगे अभिकथन सही है, लेकिन जो कारण है ना आर, तर्क, वो हमारा गलत है, जो कि हमको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। ए सही है लेकिन आर हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? समावेशन मतलब होता है सभी बच्चों को इंक्लूड कर पाना। हम कहते हैं ना समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को इंक्लूड करके एक समान शिक्षा देना बिना भेदभाव के, तो वही है ये। तो पहला है लचीला पाठ्यक्रम होगा। जी हाँ, सही है। गम्य इमारतें होंगी। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का पृथक्करण नहीं। प्रतियोगिता केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, देखिए प्रतियोगिता केंद्रीय शिक्षा शास्त्र ये भी सही नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है। लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, यानी कि जो आपका करिकुलम है एकदम फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एकदम रिजिड आपने करिकुलम बना दिया जो कि बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है, भारी भरकम करिकुलम हो गया। तो करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। मतलब कि जैसे सेकंड क्लास में बच्चा पढ़ रहा है तो आप बच्चों को ऐसी चीज़ें पढ़ाओ जो सेकंड क्लास के लायक हों। ऐसा नहीं कि आप उनको सीधे सिक्स क्लास की चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं तो बच्चों को समझ ही नहीं आएगा। तो ये फिर हमारा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी करिकुलम में, ठीक है। लचीलापन होता है बच्चे की एज के अनुसार, मतलब उसकी नीड के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार आप उनको पढ़ा रहे हैं और उसी तरीके से करिकुलम प्लान होना चाहिए, ठीक है। और बच्चों को इस तरीके से रेडी भी करना है कि अगर करिकुलम थोड़ा सा हार्ड भी होता है तो उसको वो कैसे टैकल करें, ये भी बच्चों को सिखाना है, ठीक है। तो लचीला पाठ्यक्रम ये सही है। और जो इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं स्कूल की, वो एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए। उनका जो बेस है, जो नींव है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं, जो कि हमको ऑप्शन 1 में दिख रहा है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। अगर आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग देख भी रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, हार्वर्ड गार्डनर ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियोरी। इसमें इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात करी, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का जो ये सिद्धांत है, इनके अनुसार बुद्धि है क्या चीज़? पहला है क्षमताओं का एक समूह जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। दूसरा है अनुभव के प्रमाण स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तीसरा है उत्पादों के लिए नए या मूल उत्तर देने के किसी व्यक्ति की क्षमता। और चौथा है किसी विशिष्ट प्रश्न के लिए एकल प्रतिक्रिया उत्पन्न करने की क्षमता है। बताइए। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एकल प्रतिक्रिया की तो ये बात ही नहीं करते। बुद्धि जो है अनेक प्रकार की है, 8 प्रकार की है कहते हैं ये, है ना। यहाँ पर कह रहा है कि अनुभव के प्रमाण स्वरूप व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, स्थायी रूप से परिवर्तन होगा, इसकी बात भी ये नहीं करते हैं। नेक्स्ट है क्षमताओं का एक समूह है जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? कोहलबर्ग की पूछा है। पहला है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, कानून और नियमों का लचीलापन। दूसरा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, अधिकार के डर और सजा से बचने पर ध्यान। नेक्स्ट है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, एहसानों का समान आदान प्रदान। और चौथा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, विवेक के स्वचुने हुए सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो होता है, कानून और नियमों का उसमें लचीलापन होता है, ठीक है। और कानून के अनुसार जो भी नियम बनाए गए हैं उनको फॉलो करना होता है, क्योंकि इसमें कहा जाता है ये जो नियम है समाज की भलाई के लिए हैं ये,
ठीक है, समाज की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण और उसको परिभाषित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है? तो देखिए, जीन पियाजे की थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली, उसमें उन्होंने जो स्टेजेस बताए हैं डेवलपमेंट के 4 वो आपने पढ़ लिए। वही 4 डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं यहाँ पर दी हुई हैं, और इसको याद करने की ट्रिक मैंने आप लोगों को बताई भी थी, याद ही होगी आपको, SPCF। ठीक है, ये ट्रिक भी आप समझ गए। S फॉर सेंसरी मोटर, यानी कि सबसे पहले आता है संवेदी चालक अवस्था, फिर आता है प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक, फिर आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक, और लास्ट में आता है फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक। इतना तो आप लोगों को याद है ना, रिवाइज हो गया होगा। चलिए, अच्छी बात है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी जो विशेषता है यहाँ पर सही रूप से मिलाई गई है। अब देखिए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था केंद्रीयकरण, सेंट्रेशन का गुण यहाँ पर आता है कह रहा है, तो ये यहाँ पर नहीं आता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अस्थगित अनुकरण, ये ऐसा नहीं होता है। संवेदी चालक अवस्था में प्रतीकात्मक सोच पैदा होगा। आप खुद बताइए, संवेदी चालक में बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है, क्या वहाँ पर वो प्रतीकात्मक सोच उसमें आ जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये है पूर्व संक्रियात्मक जीववाद का गुण आता है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही है। अब देखिए, ये जो पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था है ना, यहाँ पर बच्चे के अंदर जीववाद को हम इंग्लिश में कहते हैं एनिमिज्म। ठीक है, एनिमिज्म का गुण मतलब होता है कि बच्चा जो है निर्जीव चीज को भी सजीव मानने लगता है, इसी को हम कहते हैं जीववाद का गुण। और ये बच्चे के अंदर पूर्व संक्रियात्मक में आता है, यानी कि जो हमारा SPCF में P था ना, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इस स्टेज में आता है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा निर्जीव चीज को भी सजीव मानने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो कहीं चल रहा है, अगर सडनली चेयर से उसकी लग गई कहीं पर, तो वो वहाँ पर रोने लगता है। फिर उसका रोना सुन के घर के कोई भी मेंबर आते हैं, वो देखते हैं कि बच्चा क्यों रो रहा है, चेयर से उसको लगी है। ओके, तो वो बच्चे के सामने क्या करते हैं, चेयर को ऐसे धीरे से मारते हैं और बच्चे को बोलते हैं, देखो मैंने भी इसको मार दिया, इसने आपको मारा था ना, मैंने भी इसको मार दिया, अब आप चुप हो जाओ। तो बस बच्चा चुप हो जाता है। रीज़न यही होता है कि बच्चे को लगता है कि ये निर्जीव चीज़ भी सजीव है, और जिस तरीके से मुझे लग रही है, चोट लग रही है, फील हो रहा है, ये चीज़ चेयर को भी फील हो रहा होगा, वो ऐसा समझने लगता है। तो इसी को कहते हैं निर्जीव चीज़ को भी सजीव मानना। ठीक है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था में आता है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए, एज अ टीचर आप क्या करेंगे? पहला है, बच्चों की अधिगम क्षमता का उनके सामाजिक वर्ग के साथ सहसंबंध। जी नहीं, कभी भी बच्चों की क्षमता और उनकी सामाजिक वर्ग की, वो किस वर्ग से आते हैं, इसके बीच में संबंध नहीं बनाना है। ठीक है, इन्हें कम उम्मीदों के साथ एक अलग संकाय में दाखिला देंगे? जी नहीं। आर्थिक रूप से कमज़ोर है ना, दिमाग तो हर किसी के पास होता है, सीखने की क्षमता तो सभी में होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो या फिर स्ट्रांग हो। उन्हें आप अलग से नहीं पढ़ाएंगे, आप नॉर्मल बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे। और वो जो उनकी संस्कृति है ना, जो भी जिस भी समाज से वो आते हैं, उसको सम्मान देना है। ठीक है, तो जो कि हमको थर्ड ऑप्शन में दिख भी रहा है कि उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जी हाँ, बच्चे की जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है, बच्चे का जो समाज है और जो उसकी आर्थिक स्थिति है, उसको एक्सेप्ट करना है और उसको सम्मान देना है, और सभी बच्चों के साथ इक्वलिटी से पढ़ाना है, बिना कोई भेदभाव किए हुए। ठीक है, इसीलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है कि प्रभावी संस्कृतियों से संबंधित उदाहरणों का ही प्रयोग करना है, तो ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसने दिया है? अब आपको ये चीज़ एज इट इज़ याद रखनी है। ठीक है, ये कहा है वुडवर्थ ने। क्या कहा है? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की एक प्रक्रिया है, यह कथन वुडवर्थ ने दिया है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है। दूसरा है, शैशवावस्था में बहुत तेज होता है और फिर किशोरावस्था में वृद्धि होती ही नहीं है। फिर है, हमेशा रैखिक तरीके से होता है, चक्रीय ढंग से नहीं होता है। देखिए, आपका चाहे लर्निंग की प्रोसेस हो, अभी ऊपर आया था ना कि अधिगम की प्रक्रिया रैखिक होती है ना कि चक्रीय होती है, वो भी वहाँ गलत हुआ था। इसी तरीके से ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा
कि जो सीखना है वो रैखिक होता है, कह रहा है बस देखिए सीखना नहीं, विकासात्मक परिवर्तन ये क्या कह रहा है कि रैखिक होता है, बस एक सीक्वेंस से चलता जाता है और चक्रीय ढंग से नहीं होता है, कह रहा है। तो ये हमारा गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका विकासात्मक परिवर्तन होता है ना वो चक्रीय होता है, स्पाइरल होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे आपके हाथ का विकास हो रहा है तो पहले हाथ ही पूरा विकसित होगा, फिर आपका दूसरा हाथ विकसित होगा, फिर जब आपका एक पैर विकसित हो जाएगा तो दूसरा होगा, ऐसा नहीं होता है ना। बॉडी के सारे ऑर्गन एक साथ जो हैं विकसित होते हैं, ये आप जानते ही हैं, इसी को हम कहते हैं विकास। इसीलिए जो विकास होता है वो चक्रीय होता है, यानी कि स्पाइरल होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन बाहर हो जाता है, ये भी बाहर हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है किशोरावस्था में वृद्धि होती ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। किशोरावस्था तक आगे की ओर होते हैं और फिर पीछे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। कितनी नेगेटिव चीज़ लिखी है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो बस हमें आंसर मिल चुका है। आंसर क्या है कि जो विकास है एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होता है, यानी कि एक सीक्वेंस में जो है डेवलपमेंट होता है बच्चे का। सीक्वेंस में जैसे जब बच्चा छोटा है तो सभी बच्चे घुटनों के बल चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे खड़े होना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चा चलना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे बच्चा दौड़ना स्टार्ट करेगा। तो ये एक सीक्वेंस में होता है, क्रम में होता है, इसी को हम कहते हैं विकास। तो ये विकासात्मक परिवर्तन का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बालक जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार सामान्य है उसको करने में समर्थ नहीं है, तो ऐसा बच्चा आप क्या कहेंगे, कैसा है? पिछड़ा है, सामान्य है, सृजनात्मक है या प्रतिभाशाली है? तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, बच्चा जिस लेवल पर है उस लेवल की चीज़ें वो सीख नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे बच्चा 14 ईयर का है तो उस ईयर में जो चीज़ें उसे सीखनी चाहिए थी वो उस एज में नहीं सीख पा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ऐसे बच्चे क्या होते हैं? ऐसे बच्चे होते हैं पिछड़े बच्चे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इन बच्चों के लिए आप अलग से पढ़ाएंगे, समावेशी शिक्षा कहती है कि समान रूप से पढ़ाओ, समान बच्चों के साथ समान रूप से पढ़ाओ। हाँ, इनको थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा दे सकते हैं, एक्स्ट्रा आप इनको काम करवा सकते हैं, ये चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पिछड़े बच्चे। बाकी नॉर्मल बच्चे तो नॉर्मल बच्चों की तरह सीखते ही हैं अपनी एज के अनुसार। सृजनात्मक बच्चे आप जानते ही हैं जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, जैसे उनको कोई एक प्रॉब्लम दे दो तो उसका सॉल्यूशन अनेक तरीक़ों से निकालेंगे। ऐसे ही हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ये तो गिफ्टेड होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिनका IQ लेवल 120 प्लस या फिर हम कहते हैं 140 प्लस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है? पहला है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन। दूसरा है केरल राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तीसरा है समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। और चौथा है प्रकाश संश्लेषण क्या है। अब देखिए यहाँ पर इन 4 में से 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनके आंसर बच्चा एज इट इज़ एक लाइन में दे देगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा पूछा हुआ है जिसमें बच्चे को सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर बच्चा आलोचनात्मक थिंकिंग कर पाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, ठीक है, आलोचनात्मक सोच। जहाँ पर क्या होता है, आपने बच्चे से कुछ पूछा तो बच्चा पहले उसके आंसर देने से पहले सोचेगा कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चे का जो दिमाग है ना वो अलग अलग डायरेक्शन पे लगता है और इसको हम बेस्ट मानते हैं, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कौन सा दिख रहा है? देखिए ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य, बच्चा बस आंसर दे देगा एक वर्ड में। कुल क्षेत्रफल एक वर्ड में आंसर हो गया। प्रकाश संश्लेषण क्या है, सीधे सीधे बता देगा कि सनलाइट की प्रेजेंस में जब लीव्स अपना फूड प्रिपेयर करती हैं दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो इसमें भी उसको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना कि समाज को आप समावेशी बनाना चाहते हैं, यानी कि इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे, तो ये क्वेश्चन है जहाँ पर बच्चा सोचेगा और उसका दिमाग लगेगा, ठीक है, और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आंसर देगा। और इसका कोई एक ही आंसर नहीं होगा, इसके मल्टीपल उपाय होंगे, एक उपाय थोड़ी होता है, बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है बच्चों में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो एक फीडबैक का काम करते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। और हिंदी पेडागोजी की जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं फ्रेंड्स वो हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। 15 क्लासेस आपको मिल जाएंगी चैनल पर। पूरा सिलेबस मैंने आपको करवा दिया है, उन्हें अगर आप देख लेते हैं
विद नोट्स, तो आपका जो है हिंदी पेडागोजी में फुल स्कोर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स लेना होगा तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।